जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 का ऑनलाइन सेंटर जो मेरा न्यूज़ स्टूडियो सेटअप जो है वहीं पे हम लोग आकर आज पूरी क्लास ले रहे हैं सर। आज जियोग्राफी का सबसे लास्ट क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन कराने आया हूँ और उसको साथ साथ आपको पूरे आज जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एंड है आज। ठीक है, इसको आज बहुत अच्छे से देखेंगे। जैसे बात करते हैं सर, भूमि उपयोग के दो प्रमुख कारक निर्धारित करने। कह रहे हैं भूमि उपयोग के दो प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। अब कौन कौन निर्धारित करते हैं सर, कौन कौन होता है भूमि उपयोग के दो प्रमुख कारक जो है वो कौन कौन है। तो एक जानते हैं आप, भौतिक कारक। कौन है भौतिक कारक? तो भौतिक कारक किसके कहते हैं? एक नंबर में भौतिक कारक होता है और दो नंबर में मानवीय कारक होता है। यानी कि भूमि उपयोग के दो प्रमुख कारक निर्धारित जो करता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यानी भू आकृति, यानी भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या होता है सर? भू आकृति, जलवायु तथा मैदान को, है ना। और मानवीय कारक जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी और क्षमता। यानी कि बात करेंगे किसी जमीन को अगर हम लोग खरीदते हैं सर, तो सबसे पहले उसको क्या देखते हैं? तो भौतिक कारक देखते हैं। भौतिक कारक में क्या करते हैं? अगर किसी जमीन को आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसको हम लोग नक्शा को देखते हैं। उसके बाद उसको जाकर क्या करते हैं, वहां के आकृति को देखते हैं कि मैंने कैसा मेरा भूमि है, यानी कि जमीन जो है मेरा वो किस प्रकार से है, वहां की जलवायु क्या है ना। देखिए आकृति देखते हैं, नक्शा वगैरह नहीं होता है कि हमारा जो जमीन है सर उसके किस तरीके से है, उस चीज को वहां देखते हैं। अब जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु को देखते हैं कि वहाँ की जो मौसम वगैरह है, वहाँ के खरपतवार है कि नहीं, पेड़ पौधे हैं कि नहीं, घना आबादी है क्या, ये सब सारे चीज क्या करते हैं। कहीं पठारी क्षेत्र में हमारा जमीन तो नहीं ना है, कहीं हमारा खेतों में पूरे माने अल्टर एरिया में नहीं ना है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, वहां पे उस चीज को आकलन करते हैं। तथा मृदा, यानी कि मृदा की बात करते हैं, मृदा की। तो मृदा क्या होता है, वहां की मिट्टी को देखते हैं कि अगर मैं जमीन तो खरीद रहा हूँ, कहीं मेरे को अगर जमीन पे ये फसल लगाना हो तो फसल हो पाएगा या नहीं, वो मृदा का भी जांच करते हैं। तो यही चीज लिखा है, भू आकृति समझ के, जलवायु समझ के और मृदा समझ के। यहाँ तक क्लियर नहीं ना हुआ? ये सब जैसे भौतिक कारक क्या है कि वहाँ की गुणवत्ता को देखा जाता है, यानी उस आकृति को देखते हैं कि जमीन से रिलेटेड जो भी चीज है सारा चीज कहाँ है, देखने को मिलता है। उसके बाद जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु वहाँ के मौसम वगैरह, यानी कि पेड़ पौधा वगैरह की सारी चीज को हम लोग आकलन करते हैं अगर मैं जमीन खरीद रहा हूँ तो, है ना। और बात करते हैं कि इसके बाद हमारा जो है हमारा मृदा, यानी कि वहां मिट्टी के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं, जांचते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना, तब जाकर हमारा क्या होता है, एक अपना जमीन को खरीदारी कर पाते हैं। दूसरी नंबर में बात करते हैं सर मानवीय कारक, है ना। ये मानवीय कारक क्या होता है? तो सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूं कि अपने भूमि को, यानी कि अपने जमीन को खरीदने जा रहा हूं, तो वहां सबसे पहले वहां क्या करेंगे, तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करते हैं कि वहां जाते हैं, जनसंख्या देखते हैं कि कहीं घना आबादी तो नहीं ना है, कहीं अल्टर एरिया तो नहीं ना है, वहां के लोग वातावरण कैसे हैं, वहां के कैसे इंसान लोग हैं, कौन सी धर्म को पालते हैं, ये सब सारा चीज जो होता है ना, सब चीज कहीं हिंदू मुस्लिम ये भी तो देखा जाता है ना, सब कुछ देखकर उसके बाद ये जनसंख्या की घनत्व की बात करते हैं। दूसरे नंबर प्रौद्योगिकी की क्षमता, यानी कि इसकी प्रौद्योगिकी, वहां की जो क्षमता है, यानी कि प्रौद्योगिकी वहां कोई क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री वगैरह है या कि नहीं है, कोई वहां उत्पादन कर रहा है कि नहीं, कुछ नई चीज उत्पादन हो पा रहा है कि नहीं, इस चीज को भी वहां देखते हैं। वहां की संस्कृति, वहां के कल्चर कैसे हैं लोग, है ना, वहां के कल्चर कैसे है, वहां के वातावरण क्या है, वहां के डिसिप्लिन क्या है, ये सब सारी चीज को हम लोग आकलन करते हैं। तब जाकर क्या करते हैं, हम लोग भूमि एक अच्छा खरीद पाते हैं। यानी कि भूमि उपयोग के दो कारक होता है, ये सब सारा चीज आपको बता दिए। एक भौतिक कारक होता है और एक मानवीय कारक होता है ना, एक भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। सबसे पहले बात करेंगे भूमि से संबंधित तथ्य जो है, देखेंगे एक संस्कृति कारक, ये संस्कृति की है, ये प्रौद्योगिकी है, वहां पे हमारा कुछ फसल वगैरह हो सकता है कि नहीं, जनसंख्या को भी देखते हैं। तो सर यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं
तो भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भूमि से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो भूमि सर क्या क्या है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट सर भूभाग उपयोग होते हैं, तो ये सब सारे चीज को यही जानेंगे। तो देखेंगे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो होते हैं ना, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होते हैं। कितने? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होते हैं भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र। कितने? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसमें मात्र आपको 93% जो है वो भाग क्या है, भाग ही भूमि उपयोग करते हैं, यानी कि 7% भारत में जो है 93% ही भूमि को उपयोग में हम लोग कर पाते हैं। लेकिन 7% सर कहाँ चला गया, तो आप यही देखेंगे कि भारत जो है, भारत का 7% जो जमीन है वह कहाँ है, तो पाकिस्तान और चीन के पास। यानी कि देखेंगे ये चीन हो गया और ये पाकिस्तान हो गया, है ना, ये पाकिस्तान है और चीन है। हम लोग कितने परसेंट उपयोग कर पाते हैं, तो आप सर यही देखेंगे कि हम लोग 93% क्या करते हैं, 93% भाग जो है मात्र हम लोग उपयोग कर पाते हैं। लेकिन 7% में कुछ हिस्सा पाकिस्तान ले लेता है और कुछ हिस्सा क्या लेता है, तो चीन ले लेता है। यानी कि दोनों तरीके से देखेंगे हम लोग को भूमि हम लोग भारत में मात्र कितने परसेंट सर, तो 93% ही यूज कर पाते हैं। 7% कहाँ कौन यूज करता है, तो इसका लेखा जोखा हम लोग के पास नहीं है, वो चीन के पास है कुछ और कुछ पाकिस्तान के पास है। यहाँ तक क्लियर होंगे, है ना। उसके बाद भारत के कुल क्षेत्र का कितने परसेंट भूमि कृषि के योग्य है, तो आप सर बोलेंगे कि भारत में जो कृषि के योग्य भूमि है वो मात्र 54 है, 54। यानी देखेंगे सर 54% हम लोग को मात्र यूज कर पाते हैं भूमि। उसी में हम लोग क्या करते हैं, धान, गेहूं, बजरा, मक्का, चन्ना, दलहन, सारी फसल और मिर्ची का भी खेती यहीं पे कर लेते हैं। अभी तो हमने बताया था इसके पहले आपको पूरे मिट्टी संबंधित के बारे में, वो सब सारी चीज आप लोग को पता चल गया होगा। अब कहते हैं बात पंजाब। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के कितने परसेंट भाग पर खेती होती है, तो आप जानते हैं सर पंजाब और हरियाणा के 80% जमीन पर क्या होते हैं, कृषि होती है। याद रखेंगे, पूछेगा पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि के कितने परसेंट भाग पर खेती होती है, तो आप बताएंगे कि 80% जो है ना खेती होती है पंजाब और हरियाणा में। याद रखेंगे 80%, 20% पे ही बाकी सारा चीज आ जाता है। जैसे उसके बात करेंगे घर हो गया, घर के बाद उसके बाद जल स्तर हो गया, नदी वगैरह हो गया। यानी कि आप बात करेंगे तो टोटल 100 में 80% जो पंजाब और हरियाणा है वहां पे क्या होती है, तो खेती होती है। और 20% में जो बात करेंगे, 20% में वहां क्या है, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या है, फैक्ट्री वगैरह देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ बिहार के लड़के कहाँ जाते हैं, तो बाहर जाते हैं तो खेती नहीं करते हैं, तो वहां जाकर क्या करते हैं, कंपनी में, फैक्ट्री में काम करते हैं दोस्तों, है ना। और बाहर की तो बात पूछिए मत, बहुत ही कितने कष्ट से लोग जाकर बाहर कमाते हैं सर, इससे अंदाजा मतलब मुझसे अंदाजा आपको भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यानी पंजाब और हरियाणा में कुल अगर भूमि की बात किया जाए तो कितने परसेंट सर, तो 80% भूमि यानी कि खेती कर पाते हैं लोग, ठीक है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम और मणिपुर एवं अंडमान निकोबार समूह में मात्र कितना परसेंट, तो 10% से भी कम खेती होती है। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर जो होता है, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप में मात्र आपको 10% में होता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार और मणिपुर में क्या होता है, 10% से भी कम खेती होती है। यानी कि बात अगर करेंगे तो 80% कहाँ खेती होती है, तो पंजाब और हरियाणा में, और मणिपुर, इम्फाल, है ना। उसके बाद आपको मिजोरम, मणिपुर, ये सब से जो जगह है वहां पे कितने परसेंट खेती हो पाती है, तो मात्र 10% से भी कम खेती होती है ना। बात करते हैं आगे। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। आप सर अगर किसी देश को, यानी कि हमारा अगर राज्य है, भारत अगर देश है, तो उस जगह पे हम लोग को, किसी भी देश को मतलब क्या, कि किसी भी देश में अगर 33% से कम अगर पेड़ पौधा होगा तो वहां के प्रदूषण क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के यहाँ भी भारत में भी मात्र 20% ही क्या है, भूभाग पर वन विस्तार पाया गया है। यानी कि पेड़ों की संख्या 13% कम हो गया है। इसलिए कितने बीमारी हो रहे हैं, जवान जवान लड़के को, जवान जवान औरत को, है ना, लड़की को कितनी बड़ा बड़ा बीमारियां हो जा रही है सर, ज्यादा एम्स में देखिए बहुत ही, है ना।
और बात करेंगे यानी कि टोटल क्षेत्र जो है 33% होगा, तब जाकर वहां का क्या होगा, वातावरण, ऑक्सीजन जो होगा हम लोग को मिल पाएगा, नहीं तो बहुत सारे बीमारियों से लड़ना पड़ेगा, है ना। और भारत में अभी वर्तमान में बात करें तो भारत में 20% ही मात्र भूभाग पर क्या है, तो ये जल यानी पेड़ पौधे हैं, यानी कि भूभाग पर क्या है, पेड़ पौधे हैं। 20% होना चाहिए कितना, तो 33%, 13% कम है ना। बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया था। हमारा देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद ये 47 के बाद ये 52 में क्या हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति अपनाया गया, जो कि 1952 में बनाया गया था। याद रखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति कब अपनाया गया था, बनाया गया था तो 1952 में। हमारा देश कब आजाद हुआ था, 47 में, है ना। देखेंगे ये है पूरा खेती जो किया जा रहा है पंजाब और हरियाणा में, कितने परसेंट, तो 80%, और 10% अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर में, ये सब क्या होते हैं 10% में। ये जो है मात्र हम लोग को किसी भी देश को सुरक्षित रखने के लिए वातावरण से यानी कि पर्यावरण से संतुलित रखने के लिए कितने परसेंट आवश्यकता होना चाहिए पेड़ पौधे, तो आप जानते हैं सर 33% होना चाहिए। बट पूछेगा कि भारत में कितने परसेंट है अभी वर्तमान में पेड़ पौधे भूभाग जमीन पे, तो आप कहेंगे सर 20% ही है। तो बोलो 13% कमी हुआ कि नहीं हुआ, तो 13% कम, यानी कि आप लोग भी क्या करेंगे 13% जाकर लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं पशुधन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कौन से जी, पशुधन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें को है उसको हम लोग देखेंगे। ये हमारे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा को लिहाजा को देखते हुए बहुत ही बेहतर तरीके से हमने माने पीपीटी बना रखा है। पशुधन के मामले में भारत का विश्व में अग्रणी राज्य है, यानी कि पशुधन के मामले में भारत जो है ना विश्व में अग्रणी राज्य है। क्या चीज में, पशुधन में, यानी पशु भैंस गाय की मामला में अगर बात करते हैं, पशुधन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर पूरे भारत में, पूरे विश्व में देखा जाए तो पशुधन में भारत कितने नंबर पे है, 1। अब उसका बात करते हैं तो क्या करती है, तो दूध देती है, उससे क्या, उसका मल मूत्र से क्या बनता है, गोबर वगैरह, गोबर गैस भी बनता है, और खेतों में क्या होता है, उर्वरक भी बनता है, उर्वरक जिसको खाद बोलते हैं। और उर्वरक खाद देने से बहुत नीचे से उपज वाली यानी भूमि में देने पे, मिट्टी में देने पे क्या होती है, वो फसल बहुत ही उपज वाली हो जाती है, किससे, यानी कि उर्वरक से, है ना। तो ये प्रथम स्थान पे आता है पशुधन वाले बात करते हैं। तो दूध उत्पादन अंडमान और मांस उत्पादन में सबसे अधिक आती है, ठीक है, यानी कि दुग्ध उत्पादन में सबसे बात करेंगे तो 1 नंबर में भैंस, है ना, यानी पशुधन के मामले में 1 नंबर पे कौन सी आते हैं, तो भैंस आ जाती है ना। उसका दूध उत्पादन होता है, अंडा उत्पादन हम लोग करते भी हैं, और मांस उत्पादन भी करते हैं। अब बात करेंगे 95% से अधिक पशुधन पाया जाता है, यानी कि भारत में जो है 95% से अधिक क्या होता है, पशुधन पाया जाता है, ठीक है, पशुधन पाया जाता है। भारत में अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपज है, बात सही है। हमारे पास जितने भैंस वगैरह है यानी माल जाल है, यानी कि जितने भी चारागाह है वो बहुत ही भारत में क्या है, कम है। जितना चारागाह होना चाहिए उतना चारागाह नहीं है। यार मैं बताना चाहूंगा कि जितना चारागाह, यानी कि चारागाह का मतलब क्या हुआ, जो है सब घास वास खाने के लिए है ना, फील्ड वगैरह, ये बहुत ही हम लोग के यहाँ कम मिलता है। इसको चारागाह हम लोग को बहुत कम मिलता है, ताकि हम लोग क्या करते हैं, नाद पे खूटा पे गाड़ कर क्या करते हैं, उसको खिलाते हैं। यानी कि बात करेंगे तो भारत में अस्थायी चारागाह के लिए बहुत ही कम भूमि है। क्या है, तो बहुत ही कम भूमि है, यानी कि बहुत ही कम भूमि है। क्या चीज, माल जाल को चरने के लिए, है ना, आसान भाषा में कहेंगे माल जाल को चरने के लिए बहुत ही कम भूमि है ना। नेक्स्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे भू संरक्षण किसे कहते हैं। मृदा को एक स्थान से विविध क्रिया द्वारा स्थानांतरित होने पर भू संरक्षण कहलाता है। जैसे मृदा को एक साथ यानी कि विविध क्रिया के स्थानांतरित होने पर भू संरक्षण करते हैं। भू संरक्षण यानी कि भूमि को कैसे हम लोग बचाया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं आंधी तूफान आया है, देखिए आंधी तूफान आया है ना, आंधी तूफान आया तो ये जो यहाँ के जो मिट्टी होगा, धूलकन होगा, क्या होगा, उड़ उड़ के जाएगा कि नहीं, तो इससे संरक्षण होगा, यानी मिट्टी के बचाव होगा नहीं, यानी मिट्टी के बचाव सर वहां नहीं हो सकता है। मिट्टी के बचाव कब होगा, जब हमारे पास पेड़ पौधे लगे रहेंगे, तो वहां के मिट्टी यानी कि बंजर जमीन क्या होंगे, पूरे के पूरे जटिल होंगे। इसलिए वहां के जो आंधी आएगा, पानी आएगा तो पानी दहा कर लेकर चला जाता है, आंधी आता है तो धूरा बनाकर उसको लेकर चल जाता है, तो हमारा मिट्टी का क्या होगा, हनन हो रहा है, यानी कि मिट्टी का बचाव हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए
ये बताया जा रहा है। हवा में मिट्टी को धूल बन के उड़ना। आप देखते हैं कि जब हवा चलती है तो वहां पेड़ पौधे नहीं लगाए होते हैं, तो वहां क्या होता है, धूरा बनकर वो नष्ट हो जाता है, यानी कि वो उड़ जाता है धूरा, है ना। यानी कि मिट्टी हमारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, दूसरे जगह चला जाता है ना। हवा में मिट्टी का धूल बनकर उड़ना, देखिएगा हवा जब बहता है तो। उसके बाद बरसात में मिट्टी का बहना, देखेंगे जब हमारे पास नदी वगैरह होता है, या हमारे दरवाजे पे देखे होंगे सपोज सब कोई भी, या खेतों में भी देखे होंगे, जब बारिश होती है तो वहां पे क्या होता है, जब बारिश होती है तो पूरे जोर जोर से बारिश होती है, तो वहां की मिट्टी को क्या हो जाता है, कटा कर लेकर चला जाता है, दहाकर। तो वहां कैसे बचाव होगा हमारा मिट्टी को, यही चीज देखना है। तो हमारे मिट्टी को बचाव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को वहां क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधा लगाने के बाद क्या होना चाहिए, घास होना चाहिए, और उसके बाद घास होगा तो हमारा पूरे जमीन बचा रहेगा। जैसे आप लोग देखेंगे कि नदी नाला के पास जो भी होता है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इतने सारे नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरे पेड़ पौधे लगाए हैं, देखिए ना, दोनों साइड, यानी कि नदी के दोनों साइड क्या है सर, नदी के दोनों साइड पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ये सब चीज किस लिए, ताकि वो बचा रहे, यानी कि वो जो दोनों साइड का बांध है वो बचा रहे, और उसी पे क्या है वो लगा दिया गया है, पेड़ को लगाया गया है दोनों साइड से। और उसमें बहुत सारे फायदा, एक तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलता है तो उसको ऑक्सीजन मिलता है, एक तो वो फायदा होता है, हम लोग को जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सपोर्ट करता है, ले लेता है, उससे बहुत सारा। और मिट्टी के कटाव, यानी कि बारिश हुआ चाहे दहाड़ आया तो मिट्टी के कटाव क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मुझे विश्वास है सर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।